माई में कुछ और ना मंगा बाय सैम आसिफ एपिसोड नंबर 25। आज अजलान और साहिल इस मौलवी साहिब से मिलने जा रहे थे जिनकी खातिर वो कश्मीर आए थे। वो दोनों सुबह सुबह ही उठकर मौलवी साहिब के पास जाने का इरादा रखते थे। जैसे ही अजलान और साहिल लाउंज में पहुंचे तो इन्हें सामने ही सोफे पर आनी बैठी नजर आई, जो मटर छीलने में मसरूफ थी, जबकि इनके पास बैठी बिया आनी से कोई जिद लगाए बैठी थी। वो दोनों सीधा आते इनके पास खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम आनी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जाने की तैयारी है सुबह सुबह? वो हम दोनों मौलवी साहब से मिलने जा रहे हैं। इन दोनों के इस्लाम पर आनी ने जवाब देते फौरन सवाल किया तो अजलान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर आनी ने हाँ में सर हिलाया। चले जाना पुत्र, मगर पहले नाश्ता कर लो, खाली पेट घर से नहीं निकलते। कोई बात नहीं आनी, हम रास्ते में कर लेंगे। ऐसे कैसे रास्ते में कर लोगे? मैं नाश्ता लगवाती, चुपचाप से करके जाओ। और आनी सरदारनी भी सुबह से पता नहीं कहाँ गायब है, नाश्ता भी नहीं करके गई। आनी की बात सुनते साहिल फौरन बोला तो सादिया अम्मा ने आते हल्के गुस्से से जवाब दिया, जिस पर इन दोनों ने ही शराफत से हाँ में सर हिलाया। फिर सादिया अम्मा आनी को देखती बोली तो आनी ने भी नफ़ी में सर हिलाया। क्या करूं मैं, नूर का काम के पीछे इतनी पागल हो चुकी है कि खाने पीने का भी होश नहीं। आनी की बात सुनते सादिया अम्मा ने हाँ में सर हिलाया। तभी हवेली के बाहर आगे पीछे गाड़ियां रुकने की आवाज़ आई तो सब लोग दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुए, जहां से अब्दुल्ला नगर की सरदारनी अंदर दाखिल हुई तो इसे देखते आनी उठती इसके पास आई। नूर, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, नाश्ता किए बगैर घर से ना निकला करो, ये समझ में नहीं आता। माफ़ करिएगा आनी, दरअसल मुझे ज़रूरी काम से जाना पड़ा था। आप नाश्ता लगा दें, मैं अभी फ्रेश होकर करती हूँ। ठीक है जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। आनी की बात सुनते नूर मुस्कुराती बोली तो सादिया अम्मा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर नूर ने हाँ में सर हिलाया। और हाँ सादिया अम्मा, मौलवी साहिब को आज मेरी आमद का बता दें, मुझे किसी काम से शहर जाना है, जाने से पहले इनसे मिलना चाहती हूँ, रात तक घर वापस आ जाऊँगी। ये दोनों भी मौलवी साहिब के पास जा रहे थे। मैं इनको तुम तीनों की आमद का बता देती हूँ, इकट्ठे चले जाना। ठीक है, नाश्ता लगवा दे। नूर की बात सुनते हैं सादिया अम्मा फौरन बोली तो नूर ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। फिर अंदर की तरफ बढ़ी तो दिन दहाड़े एक लड़के को जबरदस्ती हवेली में घुसते देखकर सब लोग हैरानगी से इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। कहाँ है अब्दुल्ला नगर की सरदारनी? आज मैं बात करने आया हूँ इससे, और बात किए बगैर हरगिज नहीं जाऊंगा। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी, बुढ़िया, बुला अपनी सरदारनी को। नूर तो अंदर कमरे में जा चुकी थी, क्योंकि ये एक आम सी बात थी कि इर्द गिर्द के गांव वाले अक्सर हवेली में इससे बिला वजह लड़ने आते थे और वो यूं ही जोर जबरदस्ती से हवेली में घुसते थे, जबकि नूर इन लोगों से हरगिज मिलकर अपना वक्त जाया नहीं करती थी। इन लोगों से रफीक या फिर आनी और सादिया अम्मा ही बात करती थी। वो हवेली में दाखिल होते जोर से बोला तो रफीक के ना होने की वजह से सादिया अम्मा ने सवाल किया, जिस पर वो लड़का बदतमीजी की इंतहा करता बोला तो अजलान एक कदम आगे बढ़ा। तमीज से रहो, वरना बदतमीजी करना हमें भी खूब आता है। मुझे उस सरदारनी से मिलना है, पूछना है उससे वो कौन होती है मेरी मोहब्बत पर हक जमाकर उसे यहाँ लाने वाली। मेरी मोहब्बत को रातों रात यहाँ बुलाने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? कौन सी मोहब्बत? तुम किसकी बात कर रहे हो? अजलान की बात सुनते वो लड़का चिल्लाते बोला तो अजलान ने गुस्से से सवाल किया, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? आज मैं अपनी मोहब्बत को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। यहाँ पर तुम्हारी कोई मोहब्बत नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। ये मेरी मोहब्बत है और तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? वो लड़का एक बार फिर चिल्लाता बोला तो नूर ने आते गुस्से से जवाब दिया, जिस पर वो लड़का बिया की तरफ इशारा करता बोला और सवाल कर गया, मैं अब्दुल्ला नगर की सरदारनी हूँ जिसको मिलने तुम यहाँ आए हो। ओ, तो तुम हो मेरे प्यार की दुश्मन, मगर आज मैं इसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। नूर की बात सुनते वो लड़का चिल्लाता बोला तो नूर ने गुस्से से बिया को देखा, जो शर्मिंदगी से सर झुका गई। तभी अजलान की नज़र नूर पर पड़ी तो हटना भूल गई। गांव देहात में रहने वाली वो सरदारनी इस वक्त कहीं से भी देहातन नहीं लग रही थी। वो तो कोई बहुत फैशनेबल लड़की लग रही थी जो शहर में रहती हैं। मगर अजलान को जिस बात ने नज़र हटाने नहीं दी थी वो इसकी ड्रेसिंग सेंस थी। काली जीन्स पर काली हुडी पहने, चेहरे पर काला मास्क लगाए, काले हाई हील्स पहने, काले बालों को खुला छोड़े, काली आंखों में गुस्से की ज्यादती की वजह से मौजूद सुर्ख डोरे अजलान को बुरी तरह से हिला गए। वो लड़की इस वक्त इस ड्रेस में एक स्टाइल से खड़ी कहीं से भी अब्दुल्ला नगर की सरदारनी नूर शराजी नहीं लगी, बल्कि वो तो पाकिस्तान की मशहूर बिजनेस टाइकून सैम आसिफ लगी। जबकि नूर की अगली हरकत अजलान को यह बात सोचने पर मजबूर कर गई कि नूर शराजी नहीं बल्कि वो वाकई ही में समरा आसिफ है, जिसे पिछले 1.5 महीने से वो पागलों की तरह ढूंढ रहा है। क्योंकि नूर ने आगे बढ़ते पास पड़ा वास उठाते गुस्से में ज़मीन पर ठीक उसी तरीके से दे मारा जिस तरीके से सैम मारती थी। फिर लाउंज में मौजूद हर कांच का डेकोरेशन पीस पे दर पे नूर ने गुस्से में ज़मीन बोस किए।
लो, मैंने बिया तक जाने के लिए तुम्हारा रास्ता बना दिया। अगर तुम इस रास्ते के ऊपर से गुजरते बिया तक पहुंच गए तो तुम बिया को अपने साथ ले जा सकते हो। मैं एक लफ्ज़ भी नहीं कहूँगी, लेकिन अगर तुम ऐसा ना कर सके तो फिर बिया को भूल जाना, हमेशा हमेशा के लिए। तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूँ जो कांच के ऊपर चलूँ। मोहब्बत पाना अगर आसान काम होता तो आज हर किसी के पास इसकी मोहब्बत होती, किसी का भी दिल ना टूटता, मगर ऐसा नहीं है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी मोहब्बत पाना है, और इसे पाने के लिए बहुत से कांटों से गुजरना पड़ता है। मैंने तो फिर आसान हल बताया। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये मोहब्बत नहीं, दिल लगी है। और मेरी बिया इतनी बेकार नहीं है कि किसी के लिए इसकी दिल लगी का सामान बन जाए। नाउ चॉइस इज योर्स। नूर की बात सुनते वो लड़का गुस्से से बोला तो नूर ने फौरन जवाब दिया, जिस पर वो लड़का कुछ सोच में पड़ा। फिर पहले इसने बिया को देखा और फिर नूर को देखा। मेरा दिमाग खराब है, शहर की मोड्स कोट लड़की छोड़कर इस काफ वाली देहातन से शादी करूं? मेरी तरफ से जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़का गुस्से से अपनी बात कहता वहां से चला गया, जबकि बिया की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। इससे पहले बिया कुछ कहती नूर सादिया अम्मा की तरफ मुतवज्जा हुई। मेरा नाश्ता कमरे में भिजवा दें। सरदारनी रुकें, बिया देखकर। नूर की बात सुनते सादी अम्मा ने हाँ में सर हिलाया तो नूर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। जब बिया बिना देखे भागकर आगे बढ़ी तो साहिल चिल्लाता फौरन से बिया के पाँव के आगे हाथ रख गया, जिस पर बिया का पाँव साहिल के हाथ पर आया तो साहिल दर्द की शिद्दत से चिल्लाया। जबकि साहिल के हाथ पर अपना पाँव देखते बिया हैरानगी से पीछे हुई तो साहिल के हाथ में कांच लगा देखकर इसने परेशानी से मुंह पर हाथ रखा, जबकि साहिल की इस हरकत को नूर ने भी बहुत गौर से देखा। साहिल तू ठीक है? बेटा इसे कमरे में लेकर जाओ, मैं पट्टी का सामान लेकर आती हूँ। अजलान के सवाल पर साहिल ने हाँ में सर हिलाया तो सादिया अम्मा फौरन बोली, फिर पट्टी का सामान लेने चली गई। जबकि नूर अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो अजलान और आनी भी साहिल को लेकर इसके कमरे की तरफ गए, जबकि बिया पूरे लाउंज में शर्मिंदा सी अकेली खड़ी रह गई। अफान जब नफल अदा करके सेहन में आया तो वर्षा बैठी इसके मोबाइल पर गेम खेल रही थी। अफान आता वर्षा के पास बैठा तो वर्षा ने इसे टोटल इग्नोर किया और गेम में मसरूफ रही। वर्षा को मसरूफ देखते अफान खामोशी से इसके पास ही ज़मीन पर लेट गया। इसकी पसली वाले जख्म में शदीद दर्द था। वो जैसे ही ज़मीन पर लेटा तो जल्द इसे नींद ने आ घेरा। फिर जब इसकी आंख खुली तो इस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी। वो जैसे ही उठकर बैठा तो इसे सामने वर्षा कहीं भी नजर नहीं आई। फिर वो उठता मुंह हाथ धोता वजू करता नमाज अदा करने लगा। जैसे ही वो नमाज अदा करके बाहर निकला इसे साथ वाले कमरे में वर्षा बैठी नजर आई। अफान कमरे में दाखिल हुआ तो मौलवी साहिब भी इनके पीछे आए। बेटा ये लो, इसकी पट्टी बदल देना, ये ना हो जख्म खराब हो जाए, और सुबह पिंडी जाकर किसी अच्छे अस्पताल से इलाज भी करवा लेना। जी मौलवी साहिब। मौलवी साहिब वर्षा को पट्टी पकड़ाते बोले तो वर्षा ने हाँ में सर हिलाया। फिर मौलवी साहिब अफान को देखते बोले तो अफान ने फौरन जवाब दिया। फिर मौलवी साहिब बाहर निकले तो वर्षा ने अफान की पट्टी इसको पकड़ाई, जिस पर अफान ने खामोशी से पट्टी पकड़ी तो वर्षा नमाज अदा करने चली गई। वर्षा के निकलने के बाद अफान ने जैसे तैसे अपनी पट्टी की। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद मौलवी साहिब इशा की नमाज के लिए आए तो इनके हाथ में खाने की एक ट्रे थी। ये लो बच्चों, तुम लोग खाना खा लो, मैं अजान दे कर आता हूँ। मौलवी साहिब वर्षा को ट्रे पकड़ाकर चले गए। फिर अफान और वर्षा ने खामोशी से कमरे में बैठकर खाना खाया। अभी इन्होंने खाना खत्म ही किया था कि मौलवी साहिब कमरे में दाखिल हुए। बेटा आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। मैंने जब अपनी बेगम को तुम लोगों का बताया तो वो गुस्सा हो गई, कहने लगी आप बच्ची को घर ले आए और ख़ुद इस बच्चे के पास मस्जिद में ही ठहर जाए। मुझे भी इसकी बात मुनासिब लगी तो मैंने सोचा इशा की जमात से पहले ही तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ। नहीं मौलवी साहिब, इसकी क्या ज़रूरत थी? तुम चुप करो, तुम्हें क्या पता, मैं बड़ा हूँ, मुझे सब पता है। चलो बेटा। मौलवी साहिब की बात सुनते अफान फ़ौरन बोला तो मौलवी साहिब इसे झिड़कते हुए बोले, जिस पर अफान खामोश हुआ तो वर्षा ने अफान को देखा, जिसने हाँ में सर हिलाते इसे इजाज़त दे दी। फिर वर्षा ट्रे लेती मौलवी साहिब के साथ इनके घर आ गई। मौलवी साहिब की बेटियों और बीवी ने इसे बहुत खुश दिली से वेलकम किया। फिर मौलवी साहिब की एक बेटी ने इसे अपने कपड़े दिए ताकि वो फ्रेश हो जाए। मौलवी साहिब के जाने के बाद वर्षा फ्रेश होती इनके साथ ही इनके घर के छोटे से सहन में बैठी इनसे बातें करने लगी। फिर तकरीबन 10 बजे वर्षा जाती मौलवी साहिब की बीवी के साथ इनके कमरे में सो गई। वर्षा बच्चे उठो, सुबह हो गई है, तुम्हारा शौहर आया है तुम्हें लेने। मेरा शौहर? मगर मेरी तो शादी नहीं हुई। हैं, कल ही तो हुई है तुम्हारी शादी। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे जब मौलवी साहिब की बीवी वर्षा को नींद से जगाती बोली तो वर्षा ने नींद में ही इन्हें जवाब दिया, जिस पर वो परेशानी से बोली तो वर्षा ने साइड पर करवट ली। नहीं तो मेरी तो नहीं हुई शादी, ना ही कोई मेरा शौहर है, मुझे सोने दें प्लीज़। मौलवी साहिब वो बच्ची तो कह रही है इसकी शादी नहीं हुई, ना ही इसका कोई शौहर है, इसे सोने दूं मैं? वो नींद की थोड़ी पक्की है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं खुद उठा लूं। वर्षा नींद में बोली तो मौलवी साहिब की बेगम परेशानी से सहन में मौलवी साहिब और अफान के पास आई। फिर फ़ौरन बोली तो अफान मौलवी साहिब को देखते बोला,
जिस पर इन्होंने हाँ में सर हिलाया। मौलवी साहब के घर का माहौल वाकई ही में बहुत दीनी था। जब से अफान घर में दाखिल हुआ था, ना तो इनकी किसी बेटी की आवाज़ आई थी, ना ही कोई नज़र आई थी, जबकि इनकी बेगम भी अफान के सामने पूरा निकाब करके ही आई थी। मौलवी साहब के हाँ में सर हिलाने पर मौलवी साहब की बेगम अफान को इस कमरे में ले आई जहाँ पर वर्षा गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। अफान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब की बेगम खामोशी से वापस आ गई। इन्हें एक नए नवेले जोड़े की प्राइवेसी खराब करना अच्छा न लगा। मौलवी साहब की बेगम के जाने के बाद अफान वर्षा के पास बैठा। वर्षा उठो, हमें अजलान के पास जाना है। नहीं ना, अभी नहीं, मुझे सोने दें प्लीज। अजलान की कॉल आई थी, वो सैम से शादी कर रहा है। अफान वर्षा के बालों में हाथ चलाता बोला तो वर्षा करवट लेती अफान का हाथ झटकती बोली, जिस पर अफान ने अपनी हंसी दबाते जवाब दिया तो वर्षा एक झटके से उठ बैठी। सच्ची भैया और सैम शादी कर रहे हैं? तुमने आंटी से ये क्यों कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई? मैंने तो नहीं कहा इनको ऐसा कुछ। बताएं ना, भैया सैम से शादी कर रहे हैं? वर्षा के सवाल पर अफान ने माथे पर बल डालते सवाल किया तो वर्षा ने फौरन जवाब दिया और एक बार फिर सवाल किया तो अफान ने नफी में सर हिलाया, जिस पर वर्षा ने गंदा सा मुंह बनाया तो अफान फौरन खड़ा हुआ। चलो, हमें पिंडी के लिए निकलना है, देर हो रही है। ओके चलें। अफान वर्षा की तरफ देखता बोला तो वर्षा ने अफसुर्दगी से जवाब दिया। फिर फौरन उठती अफान के साथ बाहर आई तो मौलवी साहब की बेगम ने इन दोनों को नाश्ता करवाया। फिर मौलवी साहब इन दोनों को पिंडी जाने वाली बस पर बिठाए। अफान और वर्षा जैसे ही बस पर बैठे तो वर्षा ने चोर निगाहें अफान पर डाली, जो बस में बैठते ही सीट से टेक लगाते आंखें बंद कर चुका था। उफ, इस आदमी को बस में सोने के सिवा और कोई काम नहीं। मैं सुन रहा हूँ वर्षा। वर्षा गुस्से से बोली तो अफान ने फौरन जवाब दिया, जिस पर वर्षा यकदम खिड़की से बाहर आते जाते नज़ारे देखने लगी। तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट बाद वो दोनों पिंडी की हदूद में दाखिल हुए तो बस ड्राइवर ने बस के अड्डे पर बस रोकी। फिर वो दोनों बस से नीचे उतरे। अब इन्हें सबसे पहले किसी मॉल जाना था ताकि वो दोनों कुछ शॉपिंग कर सके, क्योंकि इनका सारा सामान पहले नवाबशाह में रह गया था, फिर पिंडी जाने वाली डाइवो में, और अब तो इन्हें फ्रेश होने की सख्त ज़रूरत थी। खैर, वर्षा तो रात को फ्रेश हो चुकी थी, मगर अफान को अशद ज़रूरत थी। इसे अपने इन कपड़ों से अब उलझन होने लगी थी। वो दोनों बस के अड्डे से करीम करवाते सीधा मलिका आबाद शॉपिंग मॉल पहुंचे और वहां से शॉपिंग करने लगे। अभी वर्षा शॉपिंग कर ही रही थी कि अफान का फ़ोन बजा, जिसे सुनने वो दुकान से बाहर गया तो वर्षा सेल्समैन की तरफ मतवज्जा हुई। क्या आपके पास कपल क्लोथ्स हैं? यस मैम, दिस वे। वर्षा का सवाल सुनते सेल्समैन फौरन बोला और इसे एक रैक की तरफ लेकर गया जहां पर कपल्स के लिहाज से ट्राउज़र शर्ट्स और शलवारें कमीज़ें लगी हुई थी। वर्षा ने इनमें से एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र शर्ट लिया। इसमें जेंट्स शर्ट पर शी इज़ माइन लिखा था, जबकि लेडीज़ शर्ट पर ही इज़ माइन लिखा था। फिर वर्षा ने इस रैक से एक ब्लू और वाइट कंट्रास्ट की शर्ट और जीन्स ली। इसमें से लड़के के हिसाब से तो आम पैंट शर्ट थी, मगर लड़की के लिहाज से लॉन्ग कुर्ती और खड़ा ट्राउज़र था। वर्षा ने सब कुछ निकालते सेल्समैन को पकड़ाया तो वो सारे कपड़े काउंटर पर ले आया। एनीथिंग एल्स मैम? नाइट सूट होते हैं आपके पास? यस मैम, वो आपको अंदर मिलेंगे। सेल्समैन की बात सुनते वर्षा फौरन बोली तो सेल्समैन ने एक कमरे की तरफ इशारा किया, जिस पर वर्षा खामोशी से अंदर बढ़ी तो एक सेल्स गर्ल ने इसका वेलकम किया। मुझे नाइट सूट देखने हैं, दिस वे मैम। वर्षा की बात सुनते वो सेल्स गर्ल इसे अंदर की जानिब लेकर गई और इसे मुख्तलिफ रंगों की लेडीज़ नाइट ड्रेस दिखाने लगी, जिन्हें देखकर वर्षा कान की लू तक सुर्ख हुई। नहीं, थैंक यू सो मच। वर्षा इस सेल्स गर्ल को नाइट सूट पकड़ाती बाहर निकली तो इसे सामने ही अफान काउंटर पर खड़ा नजर आया। फिर वर्षा ने करीबी रैक से एक सादा सा ट्राउज़र शर्ट उठाया जो कि पीच कलर में था। फिर वर्षा सीधी काउंटर पर आई और हाथ में पकड़े कपड़े काउंटर पर रखे। और कुछ लेना है या बिल क्लियर कर दूं? नहीं बस। अफान के सवाल पर वर्षा फौरन बोली तो अफान ने बिल पे किया और फिर वर्षा को लेता मॉल की फूड कोर्ट आया। वहां से इन दोनों ने दोपहर का खाना खाया और फिर अफान वर्षा को लेता सीधा पीसी होटल रावलपिंडी आया और वहां से कमरा बुक करता सीधा अपने रूम में आया तो वर्षा फौरन से कपड़े लेती वॉशरूम में घुसी, जबकि अफान अजलान से बात करने लगा। फिर कुछ देर बाद वर्षा पीच रंग के आम से ट्राउज़र शर्ट के ऊपर ब्लैक शॉल लिए बाहर निकली तो अफान फ्रेश होने चला गया। अफान के फ्रेश होने से पहले ही वर्षा अपने बाल ड्राई करती बेड पर आकर लेट गई। अफान फ्रेश सा वॉशरूम से बाहर निकला तो वर्षा को बेड पर चादर में घुसे देखकर ड्रेसिंग के सामने आया। फिर बाल ब्रश करता अपना मोबाइल चार्ज पर लगाता बेड पर वर्षा के बराबर में लेटा तो वर्षा उछलकर सीधी हुई। आप यहाँ क्यों लेटे हैं? अपने कमरे में जाएं। ये मेरा ही कमरा है। अच्छा, तो फिर मेरे कमरे का की कार्ड दे दे, मैं अपने कमरे में चले जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आई है। वर्षा की बात सुनते अफान फौरन बोला तो वर्षा अपना हाथ इसके सामने फैलाती बोली, जिस पर अफान ने इसे हैरानगी से देखा। वर्षा, मैंने एक ही रूम बुक करवाया है। क्या? मगर क्यों?
अगर आपके पास पैसे कम हो गए हैं तो आप भैया से ले लो, वो आपको दे देंगे, मना थोड़ी करेंगे। वर्षा, मेरे बैंक अकाउंट में इस वक्त इतने पैसे हैं कि मैं बुर्जुल खलीफा के टॉप फ्लोर पर एक साथ 2 से 3 अपार्टमेंट्स खरीद सकता हूँ। अफान की बात सुनते वर्षा ने चिल्लाते सवाल किया, फिर कुछ सोचते फ़ौरन बोली तो अफान ने इसे देखते हल्के गुस्से से जवाब दिए, जिस पर वर्षा परेशान हुई। तो फिर आपने एक रूम बुक क्यों करवाया है? क्योंकि अब से हमें एक ही कमरे में रहना है। ऐसा आपको किसने कहा कि हमें एक कमरे में रहना है? वर्षा की परेशानी से सवाल करने पर अफान संजीदगी से बोला तो वर्षा अपने सीने पर हाथ बांधती मुंह फुलाकर गुस्से से सवाल कर गई। वर्षा, हम दोनों मियाँ बीवी हैं अब, तो हम एक ही कमरे में रहेंगे ना? हाँ, ये तो सोचा नहीं मैंने। ठीक है, मैं आपके साथ रूम शेयर कर लेती हूँ, मगर मैं बेड शेयर नहीं करूँगी। आप सोफे पर सोएंगे। मुझे इस वक्त बहुत नींद आ रही है। मैं ऐसी कोई भी बहस नहीं करना चाहता। अफान की बात सुनते वर्षा पहले हल्की आवाज़ में बोली, फिर अफान को देखती ऊंची आवाज़ में बोली तो अफान वापस अपनी जगह पर लेटता आंखों पर बाजू रखता बोला, जिस पर वर्षा ने मुंह बनाया। ठीक है, आप ना सोए सोफे पर, मैं सो जाऊंगी। वर्षा गुस्से से कहती उठकर सोफे पर जाकर लेटी तो अफान ने आंखों से बाजू हटाते वर्षा को देखा, जो सोफे पर इसकी तरफ पीठ किए लेटी मुसलसल मिन मिन करती कुछ बोल रही थी। यकीनन वो गुस्से से अफान को बुरा भला कह रही थी। फिर अफान उठता इसके पास आता खड़ा हुआ तो वर्षा की मिन मिन अभी तक जारी थी। वर्षा को मुंह बनाए मुसलसल कुछ बड़बड़ाते देखकर अफान ने अपनी हंसी दबाई, फिर हल्का सा झुकते इसने वर्षा को अपनी गोद में उठा लिया, जबकि अफान की इस हरकत पर वर्षा की आंखें फटी की फटी रह गईं। स्वीट हार्ट, मेरी तारीफें बाद में कर लेना, अभी नींद पूरी कर लो, कल तुम्हारे भाई के पास भी जाना है। ये क्या हरकत है, मुझे नीचे उतारें। ओके, ये लो, उतार दिया। अफान वर्षा को गोद में उठाता बोला तो वर्षा इसकी बाहों से खुद को छुड़ाने के लिए मचलती बोली, जबकि अफान जो इसकी बात सुन रहा था बेड पर लाते बोला और फौरन से अपने बाजू खोलते धड़ाम से वर्षा को बेड पर गिरा गया। हाय अल्लाह जी, मैं मर गई। अफान सर, आप बहुत बुरे हैं, हटे, मुझे सोना है। हाँ तो सो जाओ ना, मैंने मना किया है। वर्षा अपनी कमर पर हाथ रखती बोली, फिर गुस्से से अफान को देखती बोली तो अफान ने मुस्कुराते जवाब दिए, जिस पर वर्षा को मजीद गुस्सा आया। आप सोफे पर सोएंगे? हरगिज़ नहीं, तुम मेरी बीवी हो और मैं तो तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोने का इरादा रखता हूँ। छोड़े मुझे, आप बहुत बुरे हैं। थैंक यू। वर्षा गुस्से से सोफे की तरफ इशारा करती बोली तो अफान बेड पर लेटता बोला, जबकि वर्षा का हाथ मुसलसल इसके हाथ में था, जिसकी वजह से वो बेड से उठ नहीं सकती थी। फिर वर्षा गुस्से से बोली तो अफान ने मुस्कुराते जवाब दिए, जबकि वर्षा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश को तर्क करते गुस्से से बेड पर लेटी तो अफान ने हाथ बढ़ाते लाइट्स ऑफ कर दी। लाइट्स ऑफ होते देखकर वर्षा ने अपनी काली चादर उतारते साइड में रखी तो अफान ने फौरन लाइट्स ऑन की, जिस पर वर्षा ने फौरन से चादर अपने ऊपर की और अफान को गुस्से से घूरा। तुमने क्या पहना है? अपने शौहर को तो दिखाओ। कुछ नहीं पहना मैंने, सो जाएं। सच्ची कुछ नहीं पहना? अब तो मैं ज़रूर देखूंगा। अफान तंग ना करें, सो जाएं। अफान की बात सुनते वर्षा गुस्से से बोली तो अफान इसके ऊपर से चादर खींचते हंसता हुआ बोला, जिस पर वर्षा दोनों हाथों से चादर जोर से पकड़ती चिल्लाती बोली तो अफान का एक बेबाक कहका कमरे में गूंजा। अच्छा अच्छा, चिल्लाओ मत, नहीं कहता कुछ, सो जाओ। गंदे अफान सर। अब अगर तुमने मुझे अफान सर कहा तो मैं लाजमी चादर उतार कर देखूंगा कि तुमने क्या पहना हुआ है जो मुझे नहीं दिखा रही। अफान की बात सुनते वर्षा गुस्से से बोली तो अफान इसके ऊपर झुकता बोला, जिस पर वर्षा मुंह बनाती दूसरी तरफ करवट लेती लेट गई। फिर अफान भी खामोशी से अपनी जगह पर लेटा और दोनों जल्द नींद की वादियों में उतर गए। अजलान और साहिल कमरे में आए तो सादिया अम्मा भी इसके पीछे पीछे कमरे में आए और फिर इन्होंने साहिल के हाथ पर पट्टी की, फिर बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। थोड़ी देर बाद इन दोनों का नाश्ता इनके कमरे में आ गया, फिर इन दोनों ने नाश्ता किया और खामोशी से नीचे उतरे। सादिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया है। आनी, आप फिक्र ना करें, जब तक मैं हूँ बिया के साथ कुछ गलत नहीं होगा। मुझे शहर जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में, तो मौलवी साहब को मेरी तरफ से माजरत कर देना और कहना मैं 1-2 दिन में इनके घर चक्कर लगाऊंगी। और हाँ सादिया अम्मा, आप किसी अच्छी रिश्ते कराने वाली को ढूंढे। बिया बड़ी हो गई है अब, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द मैं, अहमद और आनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें। सरदारनी, मैं सच कह रही हूँ, वो लड़का ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं नहीं। प्लीज़ मेरी अभी शादी ना करें, मुझे पढ़ना है अभी। आनी की बात सुनते लाउंज में दाखिल होती नूर बोली तो सादिया अम्मा ने हाँ में सर हिलाया, जबकि नूर की बात सुनते बिया आगे बढ़ती नूर का हाथ पकड़ती रोती बोली तो साहिल को बिया के आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस हुए, मगर वो बस खामोशी से सब सुनता रहा। बिया, तुम शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती हो। प्लीज़ सरदारनी मान जाओ, मुझे नहीं करनी अभी शादी। सादिया अम्मा, जिससे भी रिश्ते के सिलसिले में बात करें मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पर्सनली इनसे मिलूंगी। और बिया की शादी मैं एक ऊंचे ख़ानदान में करना चाहती हूँ, इसलिए इनसे कहिएगा कि रिश्ते वो दिखाएं जो समझ भी आए, हर अरे गहरे का रिश्ता मत दिखाइएगा। नूर की बात सुनते बिया फ़ौरन बोली तो नूर इसे इग्नोर करती बोली, जिस पर सादिया अम्मा ने हाँ में सर हिलाया तो नूर फ़ौरन बाहर की जानिब गई, जबकि बिया रोती हुई बाहर लॉन की तरफ भागी तो
अज़लान और साहिल को इसके लिए बिल्कुल अच्छा ना लगा। आनी अगर वो कह रही है इस सब में इसकी गलती नहीं तो सरदारनी ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं? इन्हें बिया की बात माननी चाहिए। बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, सरदारनी एक दफ़ा जो बोल दे इसे मानना हमारा फ़र्ज़ है। अब अगर वो अपनी लाडली की भी नहीं सुन रही तो यकीनन इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी, इसलिए हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, हम सरदारनी की बात मान लेते हैं मगर बिया को भी तो समझाना पड़ेगा। अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम दोनों इससे बात करें। अज़लान की बात सुनते आनी परेशान से बोली तो साहिल ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर आनी ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया तो वो दोनों बिया के पीछे-पीछे लॉन में आए, जहाँ बिया झूले पर बैठी मुसलसल रो रही थी। बिया हम तुमसे बात करने आए हैं। अज़लान भाई आप बात करो ना सरदारनी से, मुझे पता है वो आपकी बात मान जाएंगी। प्लीज़ आप इनसे बोलो मेरी अभी शादी ना करें प्लीज़ अज़लान भाई। बिया फ़िक्र मत करो, मैं सरदारनी से रात को बात करूँगा, मगर अब तक ऐसे रोगी नहीं, चुप कर जाओ, तुम तो अच्छी बच्ची हो ना। अज़लान की बात सुनते बिया एक झटके से उठती अज़लान के सीने से लगती रोने लगी। फिर फ़ौरन बोली तो अज़लान ने इसे तसल्ली देते जवाब दिया, फिर इसके आंसू साफ़ करता इसे अपने साथ लेता मौलवी साहब के पास चला गया। वो तीनों जैसे ही मौलवी साहब के पास पहुँचे तो बिया को देखते मौलवी साहब ने इन्हें इंतहाई खुशदिली से वेलकम किया। फिर मौलवी साहब ने इन तीनों के लिए चाय मंगवा ली। मौलवी साहब मैं अपनी बहन के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। हाँ बच्चे, सादिया बाजी ने बताया था मुझे और मैंने एक हल निकाला है जिससे तुम लोगों को इस कब्रिस्तान का पता चल सकता है जहाँ पर वो पुतला और तस्वीर दफन है। वो कैसे? अज़लान की बात सुनते मौलवी साहब फ़ौरन बोले तो साहिल ने परेशान से सवाल किया। बेटा आप बाहर आमना के पास चली जाएं, हमारी बातों में बोर हो जाएंगी। जी मौलवी साहब। मौलवी साहब की बात सुनते बिया फ़ौरन जवाब देती उठकर बाहर चली गई। फिर मौलवी साहब एक बार फिर अज़लान की तरफ मुतवज्जा हुए। देखो बेटा, तुम्हें 40 दिन का एक अमल करना होगा। इस अमल के ज़रिए हम एक जिन को कैद करेंगे जो हूबहू तुम्हारी शक्ल का होगा और फिर इस जिन के ज़रिए हम तुम्हारी बहन पर हावी हुए जिन से पता करवाएंगे कि वो पुतला कहाँ है। तो ठीक है, फिर आप मुझे बताएं कैसे करना है अमल, मैं अभी से शुरू करता हूँ। नहीं, कल सुबह तुम लोग मेरे पास आना, इसके बाद हम अमल शुरू करेंगे। इससे पहले मुझे कुछ तैयारियां करनी होंगी इस अमल को करते वक्त। ठीक है मौलवी साहब, फिर हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। मौलवी साहब की बात सुनते अज़लान खुशी से बोला तो मौलवी साहब ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर अज़लान मुस्कुराता बोला और उठ खड़ा हुआ। फिर वो दोनों मौलवी साहब को मिलते बिया को लेते घर आ गए। जैसे ही वो लोग हवेली के लाउंज में दाखिल हुए तो इन्हें सामने ही सादिया अम्मा बैठी नजर आई। बिया सरदारनी तुम्हारा पूछ रही थी, मगर वो तो शहर गई थी। हाँ मगर जल्दी वापस आ गई, कह रही थी 1-2 दिन बाद जाएंगी। अब तुम जाओ मिल लो इनसे। सादिया अम्मा की बात सुनते बिया परेशान से बोली तो सादिया अम्मा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर बिया कुछ खामोशी फिर हाँ में सर हिलाती साहिल और अज़लान के साथ नूर के कमरे में आ गई। वो तीनों जैसे ही कमरे में दाखिल हुए इन्हें सामने ही नूर दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी नजर आई। सरदारनी आपने बुलाया? वो साहिल और अज़लान भाई आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ आज मुझे तुम्हारे हाथ की रसमलाई खानी है, मिल जाएगी क्या? जी सरदारनी अभी बनाती हूँ। बिया की बात सुनते नूर इसकी तरफ देखती बोली तो बिया हाँ में सर हिलाती खुशी से नीचे की तरफ बढ़ी, जबकि नूर, अज़लान और साहिल वहीं खड़े रह गए।